दोस्तों ज्योग्राफी मेजर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पर्यटन से संबंधित पर्यावरणीय कानूनों की समीक्षा कीजिए। पर्यटन से संबंधित जो पर्यावरणीय कानून बनाए गए उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है, उनकी समीक्षा करना है। तो बिना देर के इसके आंसर को हम लोग शुरू करते हैं, इसकी भूमिका को समझ लेते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। प्लेलिस्ट हम बना दिए तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और जाकर के प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है वहीं पर हम पहले डालते हैं, ठीक है। तो जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि पर्यटन से संबंधित पर्यावरणीय कानूनों की समीक्षा कीजिए। पर्यटन से संबंधित क्या क्या पर्यावरणीय कानून बनाए गए उसके बारे में आपको बताना है। क्या लिखा है कि पर्यटन आज के युग में आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और रोजगार सृजन का एक प्रमुख साधन बन चुका है। पर्यटन क्या कहा जा रहा है कि पर्यटन जो है आज के युग में आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और रोजगार सृजन का एक प्रमुख साधन भी बन चुका है। परंतु अनियंत्रित पर्यटन गतिविधियां पर्यावरण पर गहरा दुष्प्रभाव डाल सकती हैं। लेकिन जो अनियंत्रित पर्यटन गतिविधियां हैं वो पर्यावरण पर गहरा दुष्प्रभाव डाल सकती है। जैसे जैसे अगर पर्यटन को किया जाए, पर्यटन की गतिविधियों को अनियंत्रित किया जाए तो उससे क्या होगा, पर्यावरण पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि प्रदूषण, पारिस्थितिक असंतुलन, जैव विविधता की हानि, जलवायु प्रदूषण आदि। इसी कारण भारत में कई पर्यावरणीय कानून बनाए गए और इसी के लिए भारत में कई सारे पर्यावरणीय कानून बनाए गए हैं, ताकि पर्यटन के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे, इन कानूनों का उद्देश्य है विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना। ऐसा नहीं कि अगर कानून ऐसे बना दिया जाए कि जिससे पर्यटन हो ही ना पाए, तो यह भी गलत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि विकास और संरक्षण दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, इसके लिए कानून बनाया गया है। ये सारे कानून बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि पर्यटन का भी विकास हो और जो पर्यावरण उसका भी संरक्षण हो सके। आगे हम लोग समझेंगे पर्यावरणीय कानूनों का उद्देश्य। ये जो पर्यावरणीय कानून बनाए गए उसका क्या उद्देश्य रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इन कानूनों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि पर्यटन स्थलों पर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए पर्यटन गतिविधियों को टिकाऊ बनाए जाए, ठीक है। ये जो कानून बनाया गया इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि पर्यटन स्थलों पर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए पर्यटन गतिविधियों को टिकाऊ बनाया जाए। जो पर्यटन स्थल है वहां पर प्राकृतिक जो संसाधन उसकी रक्षा भी हो और पर्यटन गतिविधियों को टिकाऊ भी बनाया जा सके, इसलिए कानूनों को बनाया गया है। पहला जो इसका उद्देश्य है वो है पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना। पहला जो इस कानून का उद्देश्य है वो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना, ताकि कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग वह सारे काम ना करें जो पर्यावरण के खिलाफ है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है पर्यावरण कानून का वो है वन्य जीवों और जैव विविधता की रक्षा करना। जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप जंगल को काट नहीं सकते, उससे जैव विविधता खराब होता है। वन्य जीवों को आप मार नहीं सकते, ठीक है। दूसरा है पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना। जो पारिस्थितिकीय संतुलन है उसको बनाए रखना। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना। जो सांस्कृतिक या फिर ऐतिहासिक धरोहर है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसके संरक्षण को बनाए रखना। तो ये कानून के कुछ उद्देश्य हैं। आगे हम लोग पर्यटन से संबंधित प्रमुख पर्यावरणीय कानून को समझते हैं। पर्यटन से संबंधित पर्यावरणीय कानून, सबसे पहला है पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया। जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था उसके बाद ये लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वह पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाए। और ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बना सकता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि पर्यटक स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, होटल निर्माण और वाहनों से उत्सर्जन आदि पर निगरानी रखी जाती है। जो पर्यटक स्थल है वहां पर से प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, होटल निर्माण और वाहनों से उत्सर्जन आदि निगरानी रखा जाता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन इसी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। जो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन है वो इसी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, ताकि पर्यटन परियोजनाओं का पर्यावरण पर असर मापा जा सके, ताकि जो पर्यटन है उसका जो पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको मापा जा सके, ठीक है। दूसरा जो कानून है इसका वो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें कहा जा रहा है कि इस कानून का उद्देश्य है वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो लाया गया था इस कानून का उद्देश्य क्या था कि जो वन्य जीव हैं और उनके जो प्राकृतिक आवास है उसकी रक्षा हो सके। कई राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और रिजर्व क्षेत्र पर्यटन स्थल भी हैं। कई सारे जो उद्यान है, अभयारण्य है और रिजर्व क्षेत्र पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि रणथंभौर, काजीरंगा,
जिम कॉर्बेट आदि। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि पर्यटक गतिविधियों से वन्य जीवों का प्राकृतिक जीवन प्रभावित ना हो। और ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये तय करता है कि जो पर्यटक गतिविधियां हैं उससे वन्य जीवों का प्राकृतिक जीवन प्रभावित ना हो। इसमें वन्य जीव उत्पादों के व्यापार और अवैध शिकार पर सख्त प्रतिबंध है। और ये जो अधिनियम है इसके वन्य जीव उत्पादों के व्यापार और अवैध शिकार पर सख्त प्रतिबंध है। ना ही वन्य जीव का शिकार कर सकते हैं, ना ही उसके उत्पाद का कोई व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि हाथी दांत का, ठीक है। कोई भी वन्य जीव को आप मार नहीं सकते। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत लागू किया गया कानून है। तीसरा जो कानून है वो है वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये सारे क्या है तो कानून बनाए गए, ठीक है, कानून बनाए गए हैं। यह अधिनियम वन भूमि के गैर वन कार्यों के उपयोग को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम क्या है तो वन भूमि के गैर वन कार्यों के उपयोग को नियंत्रित करता है। पर्यटन क्षेत्र में होटल, रिजोर्ट या सड़कों का निर्माण हेतु पर्यटन क्षेत्र में होटल, रिजोर्ट या सड़कों के निर्माण हेतु यदि वन क्षेत्र का उपयोग किया जाता है तो केंद्र सरकार की अनुमति अनिवार्य है। यह कानून पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद करता है। लेकिन अगर कोई बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो अगर सरकार से बोले कि हमको यहाँ पर होटल बना, तो वो जंगल को काट सकते हैं। ऐसा होता है, सरकार उसको जमीन दे देती है। लेकिन कोई गरीब बोल देगा कि जंगल को काटना है तो उस पर केस हो जाएगा। गरीब आदमी बोल दे कि उसको अपने दुकान खोलने के लिए थोड़ा सा 2-4 पेड़ काट देना है जंगल का, तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जो अडानी जैसे लोग हैं वो हजारों लाखों पेड़ काट सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ पेड़ लगा सकते हैं, काट नहीं सकते। चौथा जो कानून है उसको हम लोग समझते हैं। चौथा जो कानून है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। इसको कई बार सुधारा गया है, ठीक है, इस चीज को कई बार सुधारा गया है। कहा जा रहा है कि पर्यटन स्थलों पर नदियों, झीलों और समुद्री तटों के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु यह अधिनियम लागू है। क्या कहा जा रहा है कि पर्यटन स्थलों पर नदियों, झीलों और समुद्री तटों के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अधिनियम यह लागू किया गया है। होटल, नाव, हाउस बोट और अन्य पर्यटन गतिविधियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार की व्यवस्था आवश्यक की गई है। उपचार किस तरह से उसकी व्यवस्था भी आवश्यक की गई है। सेंट्रल ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस कानून को लागू करते हैं, और जो सेंट्रल ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इस कानून को लागू करता है, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम इसके अंतर्गत ये काम करता है। पांचवा जिसका कानून बनाया गया है, जो पांचवा पर्यावरणीय कानून बनाया गया हुआ है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, ठीक है। कहा जा रहा है कि पर्यटन स्थलों पर बढ़ते वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु यह अधिनियम लागू किया गया है। पर्यटन स्थलों पर बढ़ते वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु यह अधिनियम लागू किया गया है। कौन सा तो वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। प्रमुख हिल स्टेशनों और ऐतिहासिक शहरों में वाहनों की संख्या, उत्सर्जन स्तर और ध्वनि प्रदूषण पर निगरानी रखी जाती है। तो इन सभी चीजों पर यह निगरानी रखने का काम करता है। ये सब क्या हम लोग देख रहे हैं तो पर्यटन संबंधित पर्यावरणीय कानून बनाए गए सरकार के द्वारा, उसको हम लोग समझ रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित पर्यटन संबंधित जो पर्यावरणीय कानून बनाया गया, छठा जो कानून है वह है जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता की रक्षा और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता की रक्षा की जाती है, जो स्थानीय समुदाय है उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, कितना भागीदारी उनका होगा। इको टूरिज्म गतिविधियों को इसी के तहत बढ़ावा दिया जाता है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके, ठीक है, ताकि प्राकृतिक संसाधन जो उसका संरक्षण हो सके। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। सातवां जो पर्यटन संबंधित पर्यावरणीय कानून है वो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो 2016 में लाया गया। इस नियमों का उद्देश्य है प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, पुनः उपयोग और निपटान को नियंत्रित करना। पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक बोतलों, थैलियों, पैकेजिंग आदि के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इस कानून के अंतर्गत एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या कहा जा रहा है कि इस कानून के अंतर्गत जो एकल उपयोग प्लास्टिक है, जो एक बार यूज करने के लिए प्लास्टिक होता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, जो जिसका रिसाइकिल नहीं हो पाता, ठीक, उस तरह के प्लास्टिक का उपयोग करना प्रतिबंध लगाया गया है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि होटल, रिजोर्ट, ट्रेवल एजेंसी और पर्यटकों को यह निश्चित करना आवश्यक है कि वे बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करें जिसका रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। कई राज्यों जैसे कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल में पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक उपयोग पर सख्त रोक इसी कानून के तहत लगाई गई है। कई सारे राज्यों में प्लास्टिक उपयोग पर पर्यटन स्थलों में रोक लगाई इसी कानून के अंतर्गत लगाया गया, ठीक है। यह कानून पर्यटन उद्योग में स्वच्छ पर्यटन अभियान को प्रोत्साहित करता है, और यह जो कानून पर्यटन उद्योग में स्वच्छ पर्यटन अभियान को प्रोत्साहित करता है, ठीक है।
तो यह इसका 7वां हो गया। पर्यटन से संबंधित जो पर्यावरणीय कानून बनाया गया, 7वां कानून जो था वो था प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम। ठीक है। 8वां जो पर्यटन से संबंधित पर्यावरणीय कानून है वो है राष्ट्रीय हरित अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है। इस अधिनियम के तहत क्या है, तो अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है, जो पर्यावरण से जुड़ी सभी कानूनी शिकायतों की सुनवाई करता है। यदि किसी पर्यटन परियोजना, होटल निर्माण या पर्यावरणीय मंजूरी से उल्लंघन होता है, ये सारी चीजों का अगर उल्लंघन होता है, चाहे पर्यटन परियोजना हो, होटल निर्माण हो या फिर पर्यावरणीय मंजूरी में कोई उल्लंघन होता है, तो एनजीटी उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। यह अधिनियम पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करता है। ये जो अधिनियम है पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करता है, एनवायरमेंटल जस्टिस, और पर्यटन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ाता है, और पर्यटन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ाता है। उदाहरण के लिए नैनीताल, मनाली और ऋषिकेश जैसे स्थलों पर निर्माण संबंधी कई परियोजनाएं एनजीटी के हस्तक्षेप से नियंत्रित की गई हैं। यह संस्था विकास बनाम संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते कानूनी मंच प्रदान करती है। ठीक है। तो इसके कुछ प्रमुख कानून हो गए। आगे हम लोग पर्यटन नीति और पर्यावरण संरक्षण को देखेंगे। पर्यटन नीति और पर्यावरण संरक्षण। भारत सरकार की राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 में सस्टेनेबल टूरिज्म की अवधारणा को विशेष रूप शामिल किया गया है। विशेष रूप से इसको शामिल किया गया है। किसको? सस्टेनेबल टूरिज्म को। पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करना, ये सारे क्या है, तो पर्यटन नीति और पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपाय हैं। स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाना, हरित भवन मानक अपनाना। ठीक है, हरित भवन मानक अपनाना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अनिवार्य बनाना। अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या है कि जो भी कचरा है उसका सही से निपटान करना, उसका प्रबंधन करना। ठीक है। कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय कानूनों से संबंधित चुनौतियां, जो पर्यावरणीय कानून बनाए गए उससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं। कई बार पर्यटक स्थलों पर कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सकता। कई बार क्या है, तो पर्यटक स्थल होते हैं वहां पर कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, मतलब सही से वो लागू नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरे बात में कहा जा रहा है कि दूसरा जिसका चुनौती है स्थानीय प्रशासन में निगरानी और संसाधनों की कमी रहती है। स्थानीय प्रशासन में निगरानी और संसाधनों की कमी रह जाती है। तीसरा जिसका चुनौती है पर्यटन संबंधी पर्यावरणीय कानून का जो तीसरा चुनौती है वो है पर्यटकों की असावधानी, प्लास्टिक का उपयोग और अवैध निर्माण से कानूनों का उल्लंघन होता है। पर्यटकों की असावधानी से, प्लास्टिक का उपयोग से और अवैध निर्माण से कानूनों का उल्लंघन होता है। कुछ राज्यों में पर्यटन विकास के नाम पर पर्यावरणीय मानकों को दरकिनार किया जाता है। कुछ राज्यों में क्या है, तो पर्यटन विकास के नाम पर पर्यावरणीय मानकों को दरकिनार किया जाता है। मतलब हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि उनका ये कहना है कि पर्यटन का विकास हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरणीय मानकों को भी दरकिनार किया जाता है, उसको नहीं माना जाता। कुछ पर्यटन के पर्यावरणीय कानून थे। ठीक है, पर्यटन से संबंधित कुछ पर्यावरणीय कानून बनाए गए थे जो सरकार के द्वारा, उसकी कुछ चुनौतियां थी। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि पर्यटन और पर्यावरण दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यदि पर्यावरण नष्ट होगा तो पर्यटन भी टिकाऊ नहीं रह सकता। अतः भारत के पर्यावरणीय कानून न केवल प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करते हैं, बल्कि पर्यटन उद्योग को दीर्घकालीन स्थिरता भी प्रदान करते हैं। अगर कानून का पालन नहीं होगा तो इसके कारण पर्यावरण नष्ट होगा, पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो पर्यटन कहां से बचेगा? पर्यावरण से ही तो पर्यटन होता है। इसलिए आवश्यक है कि पर्यावरणीय कानूनों का कठोर पालन किया जाए, पर्यटकों में जागरूकता लाई जाए और सशक्त पर्यटन को विकास की मुख्य धारा बनाया जाए। ठीक है, धारा बनाया जाए। ये एक छोटा सा हमारा निष्कर्ष हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सिलेक्ट कर लिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो मेरा रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छे से सारे विषयों का तैयारी कर सके। प्लेलिस्ट हम बना दिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए जाकर प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।